Hello my dear students. Today we are going to start a very easy and interesting chapter of standard 12. Okay? Chapter name is, as you can see, D and F block element. Chapter का नाम क्या है? तो सबसे पहले what are D and F block element students? अगर आप अपना periodic table देखो, आप लोगों को पता है S block, P block, D block और F block elements होते हैं. S P तो हम लोग ने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ चुके हैं. अब हम स्टैंडर्ड 12 में पहुंचे तो हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे. कौन से पढ़ेंगे? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. तो व्हाट आर दिस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. डी एंड एफ ब्लॉक्स का दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और ये बेसिकली ग्रुप 3 से 12 के बीच में होता है ना. ग्रुप 3 के 12 के बीच में होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके. तो एज यू आर नाउ इन 12th स्टैंडर्ड, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे लाई बिटवीन व्हाट. सो एज आई वाज सेइंग कि पीरियोडिक टेबल इसलिए मैंने आप लोग के सामने रखा ताकि आपका नॉलेज रिवाइज हो. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे लाई बिटवीन व्हाट? दे लाई बिटवीन, दिस इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? 3B से 2B के बीच में है ना. दे लाई बिटवीन व्हाट? S एंड P ब्लॉक एलिमेंट. तो ये S ब्लॉक एलिमेंट्स है, 1A और 2A, ग्रुप 1A और 2 है. आई होप आप लोगों को पता है कि ग्रुप्स है ना. ग्रुप्स किसको कहते हैं? अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप. तो ग्रुप्स की रीडिंग ऐसे करनी है आपको. तो ये 1A 2A S ब्लॉक एलिमेंट्स है. दीज आर S ब्लॉक एलिमेंट, दीज आर P ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप 3A टू ग्रुप 8 है. और यहाँ जो बीच में ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं. तो कहां से कहां तक है? ग्रुप 3 से 12 के बीच. अगर ऐसी वाली रीडिंग करिए तो 3B से 2B, और ऐसी वाली रीडिंग करने ग्रुप 2 से ग्रुप 12 के बीच. ओके. तो दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ये याद रखना. अब दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स सिंस दे हैव इनकम्प्लीट 3D, 4D, 5D, 6D. तो आप मुझे कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं वो भी मैं उसका रीजन बताऊंगी. लेकिन इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं अगर हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया. अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल का कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता है तो आप लोगों को पहले वो सीखना पड़ेगा. ठीक है. मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हो कि कैसे हम सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अकॉर्डिंग टू ऑब्बो प्रिंसिपल. ओके. SPDF के हिसाब से. तो आप लोग नोटिस करोगे जब भी हम इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका डी ब्लॉक हमेशा क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा. 3D, 4D, 5D, 6D जो सबशेल होगा वो इनकम्प्लीट होगा. इसीलिए. और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-1 D जो होता है ना वो 1 से 10 के बीच में होगा. S जो होगा वो 1 से 2E के बीच में होगा ना. मैक्सिमम सबशेल S में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. तो यहाँ पे N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? N रिप्रेजेंट्स द आउटर मोस्ट शेल. तो इतना आप लोगों को याद रखना है. और डिटेल में पढ़ना है तो आपको सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिस्ट दिए हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है. देखो आपको पता है 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, 7D सीरीज सब, और लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये F ब्लॉक में आते हैं. क्योंकि ये हम D एंड F ब्लॉक दोनों पढ़ रहे हैं ना. तो मैं शुरू में आपको बता देती हूँ. D को पहले पढ़ेंगे, F को बाद में पढ़ेंगे. तो D ब्लॉक एलिमेंट्स में 3 से लेके ग्रुप 12 तक है. और जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है आप लोग ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज पढ़ेंगे जिसका कंटिन्यूएशन देखो यहाँ से होता है 57, फिर यहाँ पे 58, 59, 30, 71 आ गया है ना. और एक्टिनाइड सीरीज 89 से शुरू होता है और 103 पे एंड होता है. तो इसकी कंटिन्यूएशन यहाँ पे जाती है. तो यानी कि ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो पीरियोडिक टेबल में कितने 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं. कौन कौन से बताइए? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा? 4th पीरियड है. ये देखो ये 4th पीरियड है ना हमारा. 4th पीरियड है. तो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किसके बीच में होगा? स्कैंडियम ये वाला. ये जो पूरा हमारा 4D सीरीज है यहाँ से लेके यहाँ से ग्रुप जो एलिमेंट्स 21 से लेके 30 के बीच में हमारा क्या होगा? 4D. ये 4th पीरियड है ना. और लेकिन 4th पीरियड है लेकिन 3D सीरीज. लेकिन सीरीज कौन सा है? 3D. क्योंकि इसके जो आखिरी एलिमेंट 3D में जाएंगे, 3D ऑर्बिटल में जाएंगे. क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जाएंगे. 4th पीरियड को हम इस वजह से 3D सीरीज कहते हैं. ये याद रखना. उसी तरह 5th पीरियड को हम
4D सीरीज कहेंगे। 6th पीरियड को हम 5D सीरीज का, एक कम बोलना, बस इतना याद रखना। सो ऑन एंड सो फोर्थ, तुम्हें इस तरह याद रखना है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमारा 3D सीरीज है जो कि 4th पीरियड से शुरू होता है। एलिमेंट्स कहां से कहां तक? स्कैंडियम से लेके जिंक तक। अब यहाँ पे स्टूडेंट जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं, इसका हम रीजन बताएंगे तुम्हें। अभी के लिए हम बस सीरीज पढ़ ले। उसके बाद में जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है वो 4D सीरीज है। वो हमारा कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स। 10 एलिमेंट्स लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इसको ये हम 5th पीरियड में आता है। 4th ट्रांजिशन सीरीज 5th पीरियड पे आता है। और 6th ट्रांजिशन सीरीज हमारा 4th, देखो 3rd ट्रांजिशन सीरीज 4th पीरियड में आता है ना। फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 4th पीरियड में आता है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 5th पीरियड में आता है। 3rd ट्रांजिशन सीरीज 6th पीरियड में आता है। ओके, 6th पीरियड में आता है। और याद रखना इसको हम 5D सीरीज, 6th पीरियड यानी कि 5D सीरीज, 4th पीरियड यानी कि 4th पीरियड यानी कि 3D सीरीज, 5th पीरियड यानी कि 4D सीरीज। एक कम बोलना, सीरीज में एक कम बोलना तुम्हें, ठीक है, याद रखना है तुम्हें। तुम्हें लिखने में भी अगर गड़बड़ हो रही है तो इस तरह लिखिए। देखिए मैंने एक लिस्ट बनाया है आप लोगों के लिए, कौन सा कितना बोलोगे आप लोग, यहाँ पे दिया गया है, क्लियरली दिया गया है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होगा वो 3D सीरीज है, जो कि 4th पीरियड में 10 एलिमेंट्स है। ये शॉर्ट में अच्छे से लिखा है, इतना कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज का। फिलिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल एकदम शॉर्ट में नोट। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज वो 4D सीरीज होता है। और 5th पीरियड फिलिंग ऑफ 4D ऑर्बिटल। 3rd ट्रांजिशन सीरीज 5D सीरीज और 6th पीरियड में बिलोंग करता है, और फिलिंग ऑफ 5D ऑर्बिटल, इसीलिए तो 5D सीरीज बोलते हैं। लेकिन और पीरियड कौन सा है? 6th पीरियड। 4th ट्रांजिशन सीरीज 6D सीरीज है हमारा, और 7th पीरियड में आता है। यहाँ पे फिलिंग ऑफ 6D सब लेवल। ओके, इट स्टार्ट्स विथ, अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, एक्टिनाइट स्टार्ट्स विथ एक्टिनाइट। यहाँ पे देखिए ये लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज, देखिए एक्टिनाइट सीरीज यहाँ पे है। एक्टिनाइट का एटॉमिक नंबर 89 है, एंड इट एंड्स विथ फॉलोड बाय, यहाँ पे 104 पे वो एंड हो रहा है ना, तो तुम्हें 104 103 104, लेकिन यहाँ पे आपको 6D सीरीज भी याद रखना है जो 7th पीरियड में जाता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 89 से 104 के बीच में आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, you have to know more key thing. The key thing is that तुम्हें इन एलिमेंट्स को जानना है और उसके एटॉमिक नंबर भी पहले से जानना है। मैम वो कैसे याद करें? इसके लिए इन सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, और वो निमोनिक को आप लोग प्लीज प्लीज अच्छे से पढ़िए। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ठीक है, और जिंक। अब यहाँ पे इसका निमोनिक है, स्कूल ते विच कर लो मस्ती, फिर कटेगी नहीं कूल जिंदगी। समझे? SC से हमारा हो गया स्कैंडियम, TE से स्कूल ते टिटेनियम, V से वेनेडियम, CR से क्रोमियम, मस्ती को MnST ऐसे लिख लो, तो मैंगनीज, आयरन, फिर Fe से आयरन, कटेगी को C से लिखना आप लोग, K से कटेगी ना लिखना है, फिर कोबाल्ट, नहीं से निकल, ओके, कॉपर एंड जिंक। तो नेक्स्ट वाला है निमोनिक। यहाँ पे एलिमेंट 21 से लेके 30 आए, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 आए। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 39 के से लेके 48 के बीच में आएगा। यहाँ पे आपको लिखना है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राहों में पड़े तो आग में कूद जाना। यारी वाई से एलिमेंट का नाम क्या है? वाई स्टैंड फॉर व्हाट? यीट्रियम। क्या बोलोगे? यीट्रियम। इसको आप लोग को आना चाहिए। ZR स्टैंड फॉर जिरकोनियम। ओके, जरा से ZR, निभाना निब। NB स्टैंड फॉर नायोबियम। ओके, मौत MO से मोलिबिडिनियम, ये बहुत फेमस है। तक तो TC स्टैंड फॉर टेक्नेशियम। ओके, RU स्टैंड फॉर रुकावटें, RU का फुल फॉर्म क्या है? रुथेनियम। ओके, रहो RH स्टैंड फॉर रोडियम। देन पढ़े तो PD स्टैंड फॉर प्लेडियम। देन योर फेमस सिल्वर, AG स्टैंड फॉर आग इज नथिंग बट योर सिल्वर, AG. Then cadmium, CD stands for cadmium. You should know this, huh? If you all don't know this,
नो यूज ऑफ स्टडिंग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट. मूविंग फर्दर यू हैव जो नेक्स्ट सीरीज होगा वो हमारा कौन सा सीरीज होगा? ट्रांजिशन सीरीज. जल्दी बताइए. हमारा फर्स्ट सीरीज होगा, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज. अब बेसिकली ये होगा एक्चुअली लेंथेनाइट को छोड़ भी सकते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स लेते हैं उनको, क्योंकि लेंथेनाइट सीरीज तो हमारा एफ ब्लॉक में आता है, जो कि फिर एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 57 से 71 के बीच में होता है लेंथेनाइट सीरीज. और 72, 73, 74, 75 ये डी ब्लॉक में आता है. समझे? तो लेंथेनाइट सीरीज हमारे यहाँ से यहाँ शुरू हो गया. तो बेसिकली क्या होगा? ये HF होगा. HF का फुल फॉर्म क्या है? इसका निमोनिक है. एक्चुअली स्टार्टिंग यहां से करो तो ऐसा है, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल. हफ्ता ले मतलब हफ्ता दे मुझे. हफ्ता ले नहीं, बम्बई के गुंडे लेते हैं. हफ्ता दे वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल. अब इसको हम देखते हैं कैसे याद रखें. हफ्ता HF से हमारा ये एलिमेंट का नाम क्या है? हैफनियम. फिर TA से क्या होगा? टेंटेलम. याद रखना पड़ेगा. ओके. W से ये हमारा बहुत अच्छा है, टंगस्टन. W टंगस्टन है. इट इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूरे ट्रांजिशन से, इसीलिए बल्ब में यूज होता है. इसलिए मैंने ये याद अभी दिला दिया क्योंकि ये रिवीजन में आता है. रह का आरी का फुल फॉर्म क्या है? रहनियम. एटॉमिक नंबर 75. एटॉमिक नंबर 76 OS मतलब ओस्मियम. ओके. इरिटेटिंग का IR ले लो. IR स्टैंड्स फॉर इरिडियम. 77 एटॉमिक नंबर. फिर पोपट PT याद रखना, प्लेटेनियम है, ये तो पता है ना. 78 एटॉमिक नंबर. AU स्टैंड्स फॉर गोल्ड. ये तो फेवरेट होना चाहिए हर लड़की का. ओके. नेक्स्ट और और तो मतलब के साथ है ना, जो मैं हिंदी में लिखती हूँ वो निमोनिक में नहीं इंक्लूड होता. जो मैं इंग्लिश अल्फाबेट में लिखती हूँ वो निमोनिक में होता है. जैसे के साथ नहीं इंक्लूडेड है, लेकिन और वाला पार्ट इंक्लूडेड है. उसका AU हमने ले लिया. ठीक है. फिर HG इज मर्क्यूरी. ओके. होजा का HG होगा मर्क्यूरी. ओके. एटॉमिक नंबर 80. यहां तक आपका एलिमेंट्स डन है, ट्रांजिशन एलिमेंट. अब लेट अस ट्राई टू डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके. एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग देखते हैं. सो व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? मैंने कहा दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D 1 से लेके 10 तक और NS 0 से लेके 2 तक. वेर हम लोग ने क्या कहा था? वेर N स्टैंड्स फॉर व्हाट? इज द आउटरमोस्ट शेल. जो आउटरमोस्ट शेल में जो एलिमेंट जो हम वेर N इज द आउटरमोस्ट शेल. ओके. आउटरमोस्ट शेल. नाउ I'll tell you how it is. ग्रुप 3 से लेके 12 के बीच में. यहाँ पे एक्सेप्शन मैंने शुरू में तुमसे कहा था कि भले ये जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरियम ट्रांजिशन सीरीज में जरूर ले रहे हैं, लेकिन ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, एक्सेप्शन है. क्यों? ऐसा क्या हो गया मैम? ऐसा क्या अनर्थ हो गया कि इन लोग एक्सेप्शन में आ गए? और एक्सेप्शन ही एग्जाम में आता है कि क्यों नहीं है. तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एक्सेप्शन में इसलिए आते हैं क्योंकि जनरली डेफिनेशन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द एलिमेंट हुज एटम इन ग्राउंड स्टेट और आयन in one of the most common oxidation state has incomplete d shell that is 1 to 9 element. लेकिन अगर आप जिंक, कैडमियम या मर्क्यूरी, जैसे जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है? 30 है ना. जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है? 30. अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इसके d ऑर्बिटल में 10 एलिमेंट्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक्सेप्शन हुआ ना. इनकम्प्लीट थोड़ी ना, फुल है. डी में तो मैक्सिमम कितना होता है? डी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसका फुल है और इन तीनों का फुल है डी सब शेल. जब फुल है तो वो ट्रांजिशन सीरीज हो ही नहीं सकते उसमें, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर शो करते हैं. और दूसरी बात क्या, उनके इलेक्ट्रॉन्स कूद के दूसरी जगह जाते हैं. जब फुल ही है तो क्या कूदेंगे? और फिर वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं जब उनका पूरा फुल है. जैसे नहीं इनर्ट गैसेस नहीं किसी रिएक्शन में जाते हैं, है कि नहीं? उसी तरह क्योंकि इनका इनकम्प्लीट सबशेल नहीं है, ये ट्रांजिशन में एक्सेप्शन आती है. ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कंसिडर किए जाते हैं. हाँ, ये तीनों देखो ना, 30 48 तुम करके देख लो. तुम 48 जरूर है, लेकिन जब तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगी तुम डी में 10 ही पाओगी. वो नहीं होना चाहिए, डी फुल नहीं होना चाहिए. और डी फुल है, समझिए? आप करके देख लो ना उसका. तुम होल नंबर और ये मत देखो कि इसका आखिरी में 0 है, वो 0 क्यों देख रही हो? तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो. अगर तुम लोग नहीं किए हो तो मेरा वीडियो देख लेना 11th स्टैंडर्ड का, जिसमें मैंने हर एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया. अभी मैं नहीं दिखा सकती, बचपन में नहीं जा सकती तुम लोग वापस से.
बड़े हो गए। तो ये वाली बात तो मैंने बताई दी है 4 ट्रांजिशन सीरीज। ओके, आप लेट आएगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस गो टू द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। ओके, जनरल ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज जो होते हैं हम पढ़ेंगे मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, हम और पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, we'll study about melting and boiling point, we'll study about colored ions, we'll study about formation of complexes, alloy formation, magnetic properties, catalytic properties. Okay, बहुत हो गया ना, 10 कम से कम हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जनरल है और 10 है और इतना तो पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लेट अस गो 1 by 1। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट का पहला प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस करूंगी वो मेटेलिक कैरेक्टर है। तुम्हें क्या लगता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे बेस्ट मेटल्स होते हैं? दे ऑल मेटल्स, बट अगेन एक्सेप्शन, ओनली मेटल इन द लिक्विड स्टेट इज मर्क्यूरी। इनके नाम आने चाहिए आप लोगों, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, नाम, एटॉमिक नंबर, पूरे ट्रांजिशन सीरीज के और प्लस डी एंड एफ दोनों के पढ़ना, एफ को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अगर मेटल्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल एक्सेप्शन ऑफ मर्क्यूरी, देयरफॉर डेफिनेटली दे विल बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कोई शक नहीं, ये तो बचपन से पढ़ते हो कि मेटल में लस्टर होता है, स्ट्रांग होता है, डक्टाइल और मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इज मेलिएबिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी? मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, इस तरह पतले पतले शीट बना सकते हैं। और प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज डक्टिलिटी। जो दोनों एग्जांपल मैंने दे दिए। सो दे हैव, देखो यहाँ पे जो HCP, FCC और BCC स्ट्रक्चर्स, ये आप लोगों का सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़े हैं कि इस तरीके के शेप्स होते हैं, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। और सॉलिड स्टेट अब हट भी गया शायद तुम लोग को ना 12th में, चलो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो कोवेलेंट एंड मेटेलिक बॉन्डिंग, देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्योंकि उनका अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके बॉन्ड भी बनाता है। मेटेलिक बॉन्डिंग क्योंकि उसमें मेटल्स होते हैं, अनफिल्ड डी ऑर्बिटल तो मेटल होते हैं, तो वो मेटेलिक बॉन्डिंग भी करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग कम बनता है, ज्यादातर कोवेलेंट एंड मेटेलिक बॉन्डिंग बनता है। तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की बात करो, ये हुई तो मेटेलिक कैरेक्टर की। तो मेटेलिक कैरेक्टर में मैंने सारी बातें बता दिया। अब हम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की बात करते हैं। व्हाट इज माय एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई? एटॉमिक रेडियाई तब होगा जब एलिमेंट का खुद का एटॉमिक नंबर जो होगा, जैसे कि अगर हम स्कैंडियम की बात करें 21 है, लेकिन स्कैंडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो 20 बन जाएगा, तो वो आयोनिक रेडियाई होगा। अब वो छोटा हो जाएगा ना, छोटा होगा बड़ा होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो अक्रॉस द पीरियड तुम्हें पता है कि साइज डिक्रीज होता है, ये तो पता ही है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ता है बट साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे याद रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है क्या होता है, वो डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियस में कितना, मतलब प्रोटॉन्स कितने हैं, उस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्क्वीज करके साइज को घटाता है ना। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट वाली बात तुम लोग को याद है तो मुझे बताओ व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर तुम लोग को शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं मालूम तो आपको मुश्किल हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, अगर आपको याद नहीं तो अभी बता दो, ला मैं फिर से पढ़ा देती हूँ तुम लोग को। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं, क्योंकि रिपल्शन होता है नेगेटिव नेगेटिव। जैसे यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सोचता है। लेकिन जैसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आखिरी वाला, अब ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहता है भैया मैं तो ना आने दूंगा तुम्हें अंदर, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव। तो भले ये इसको खींचना चाहता है, लेकिन ये जो इनर के ऑर्बिटल्स हैं, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। और धक्का देने की वजह से ये बाहर वाला बेचारा, ये जो न्यूक्लियस, ये जो प्रोटॉन्स है, इसको खींच नहीं पाता है और इसीलिए साइज उतना घट नहीं पाता, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो पावर है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से कम होता है, ठीक है। नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ज्यादा होता है। हाँ, बात तो वही हुई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, तो इसका पल्ला भारी हो जाता है इन लोग का। ओके, तो बिकॉज एज वी गो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो खींच नहीं पाता ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं हम स्क्रीनिंग, और एक स्क्रीन की तरह, शील्ड की तरह काम करते हैं। मैं आने नहीं दूंगा,
शील्ड नहीं, वो लड़ाई में एक हाथ में वो सोल्जर लोग एक शील्ड लेके घूमते हैं ताकि तलवार ना लगे, हाथ में पकड़े, तो उसी तरह ये शील्ड की तरह काम हम अंदर नहीं आने देंगे, तुम्हें अंदर ना आने देंगे। समझ में आया? तो बाहर की और वो ढकेल देते उल्टा, और उल्टा ढकेल देते, जाओ जाओ जाओ। इसीलिए डाउन द ग्रुप साइज घटता नहीं है, सॉरी साइज हाँ घटता नहीं है, बढ़ता है। इसीलिए क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो आपको कहना चाहिए मैम इतने शेल नंबर बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ और छोटा होना चाहिए, लेकिन छोटा होने नहीं देता, ये अंदर आने को नहीं देता, है ना? समझ में आया? इसीलिए मैं प्रीवियस नॉलेज दे के तुम लोग को आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं आता तो स्टूडेंट्स उस चीज को, कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लो। हाँ, तो स्टूडेंट्स एक करेक्शन कर लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पावरफुल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। ओके, ये करेक्शन है, जस्ट डू द करेक्शन। एक्सेप्शन है, हर जगह एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर इनका जो ऑलमोस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं है साइज का, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंस है ही है। क्यों? क्रोमियम देखो कहाँ पे है, क्रोमियम इधर है और कॉपर किधर है, इधर है। तो कॉपर का साइज छोटा होना चाहिए क्रोमियम से, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका रीजन मैं बताऊंगी, ड्यू टू इफेक्ट। यहाँ पे इस केस में अच्छा देखो, जैसे मैंने कहा स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव में जुगलबंदी होती रहती है। कभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पल्ला भारी होता है, कभी इसका पल्ला भारी होता है, तो यहाँ पे इसका पल्ला भारी है स्क्रीनिंग इफेक्ट का, इसीलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तुम्हें हर पॉइंट का गिव रीजन पूछा जाएगा कि जितने शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया ना उसके फोटो जरूर लो, स्क्रीनशॉट जरूर लो, क्योंकि तुम्हारे बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया गया इस तरह भर भर के, ये शॉर्ट में नहीं दिए। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? एट द एंड देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडिया। जैसे जनरली एटॉमिक रेडिया, अगर मैं ग्राफ दिखाऊं आप लोग को, ग्राफ वाइज पढ़ते हैं हम लोग एटॉमिक रेडिया का, या आयनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ते हैं ग्राफ, एटॉमिक रेडिया का ग्राफ नहीं है। चलो ग्राफ नहीं है तो अगर आप ग्राफ देखोगे, अगर मैं एक बात करूं, जैसे यहाँ से स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ओके, देन बोलो क्रोमियम, मैंगनीज, और बताओ नेक्स्ट क्या है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इसकी बात करो तो एटॉमिक रेडिया क्या होना चाहिए? डिक्रीज होता है, लेकिन जिंक के पास थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने कहा था इसका रीजन क्या है? एटॉमिक रेडिया अक्रॉस द पीरियड घटता है, लेकिन जिंक की तरह तो स्लाइड इंक्रीज होता है, ये एक्सेप्शन है। जैसे जिंक में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, समझे? ये याद रखना है आप लोगों को। देखो मैंने ग्राफ बना दिया स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे दिया अक्रॉस द पीरियड, तुम्हारे बुक में था नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ये ग्राफ है वो, ठीक है? तो डाउन द ग्रुप देखो, अक्रॉस द पीरियड का है, ये सारे एलिमेंट्स लिखे गए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? घट रहा है, अचानक स्लाइट इंक्रीज दिखेगा तुम्हें, अचानक स्लाइट इंक्रीज होगा। ये क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा? स्लाइट इंक्रीज एट द एंड। So if I go to define you properly, generally the atomic radii of d block elements decrease with increasing atomic number, okay, from left to right in the period. This is due to the fact that an increase in the nuclear charge tends to attract the electron cloud inwards, अंदर की तरफ। The atomic radii for the elements chromium to copper, chromium to copper क्या हो रहा है? However very close to one another, देखो कितनी करीब है ना, एक दूसरे से करीब है। मतलब करीब ऐसे लगेगा तुम लोग, देखो डिक्रीज होता तो पूरा ऐसा नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो एक जैसे है, एक जैसे आ रहा है ना। ग्राफ रीड करना आता है कि नहीं? यहाँ से डिक्रीज दिखा रहा है, यहाँ पे एक जैसे है ना, इतना साइज डिफरेंस नहीं है, मैंने रीजन बताया था। और हावेवर क्लोज टू अनदर, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस से। ओके, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द 3D लेवल रिवर्स इफेक्ट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, कॉपर और उसके, समझ में आया? अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्सप्लेन किया था ना मैंने आपको। टू द आउटर 4s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनवर्ड पुट्स ऑफ द न्यूक्लियर, तो रिवर्स इफेक्ट करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टू अपोजिंग इफेक्ट, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हो रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट, पल्ला किसका भारी हो जाता है? कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का और एटॉमिक रेडिया इतना डिफर नहीं करता है, मूविंग फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर। इसीलिए देखो क्रोमियम से कॉपर तक एक लाइन सीधी जैसे जा रही है, समझे? नीचे को नहीं जा रही है, सीधी जैसे जा रही है ना, सीधी जैसे जा रही है। नाउ अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम डी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है एंड देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई। समझ में आया?
ओके विथ मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है इन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे दिस कॉजेज द एक्सपांशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। जब इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एक दूसरे को धक्का मुक्का करके वो बड़ा कर रहा है साइज को, इसीलिए यहाँ पे साइज घट नहीं रहा है, उल्टा बढ़ा रहा है। ये गिव रीजन में आएगा, तो ये सारा आपको गिव रीजन में सब देना पड़ेगा, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा है, लेकिन आपके नोट्स में आपको स्टेटमेंट मिल जाएंगे। सो द एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप भी क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडिया उल्टा इंक्रीज होता है, नहीं अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ये याद रखना है आपको। बट द एटॉमिक रेडिया ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड ट्रांजिशन, देखो डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज हो रहा है इसलिए नीचे नीचे दिखा रहे हैं, है ना। लेकिन जो सेकेंड एंड द थर्ड जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये सेकेंड, ये पहला वाला सीरीज है, ये सेकेंड और थर्ड सीरीज है ना हमारा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन, थर्ड। तो इन दोनों में ऑलमोस्ट ये जो मैंने साइन बनाया है मतलब बहुत साइज का डिफरेंस, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है साइज, लेकिन इनका बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनमें साइज डिफरेंस बहुत होगा, लेकिन इनमें साइज ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, ड्यू टू लेंथेनाइट, या लेंथेनाइट सीरीज आ जाता है ना। तो यहाँ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये तुम्हें इसका एक्सप्लोर, लेंथेनाइट को डीपली हम लेंथेनाइट और एक्टिनाइट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि एफ ब्लॉक है। तो एटॉमिक रेडिया जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, but atomic radii of the elements of the what second third transition series are almost equal. Why? second and third metals are almost same due to lengthenite contraction. तो ये तुम give reason में लिख लोगे। so अब ये तो बात हुई किसकी, हाँ, और डाउन द ग्रुप तुम्हें जेफ इंक्रीजेज इज नथिंग बट योर शील्डिंग इफेक्ट ओनली। जेफ को तुम्हें इंक्लूड्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही चीज हमें याद रखना है कि डाउन द ग्रुप ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन द कलर ऑफ द ग्रुप साइज डज नॉट। तो चलो ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना ही याद रखना कि क्या क्या मैंने बताया। अच्छा, आयोनिक रेडियाई के बारे में यहाँ पे दिया गया है टेक्स्ट बुक में, मेरे नोट्स में नहीं है। तो आयोनिक रेडियाई को भी यहीं पढ़ते हैं हम लोग, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया इसी में इंक्लूडेड है। तो आयोनिक रेडिया M2+, M3+, अरे ये तो सिंपल है, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो M+, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो M2+ चार्ज आता है, प्लस चार्ज आएगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन तो ये जो M2+ और M3+ आयन्स फॉलो द सेम ट्रेंड्स एज द एटॉमिक रेडिया। जैसे एटॉमिक रेडिया का ट्रेंड है वैसे ही M2+ और M3+ के लिए है। द आयोनिक रेडिया डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें पता होना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, जो कि मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी। तो द आयोनिक साइज ऑफ M3+, ओके, जो आर स्मॉलर देन दोज ऑफ M2+। तो याद रखना M3+ इज स्मॉलर देन M2+। आयोनिक रेडिया की बात करो तो ये एक कहीं लिख लो आप लोग अपने नोट्स में अलग से, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। So ionic radii of transition metals are smaller than those of the representative element. Which are the representative elements? Including S and P block. S and P both are known as representative elements. You should know all these students. Okay, in the same period. Moving further, we'll go to melting point and boiling point. तो melting point and boiling point, सबसे पहले ये लोग मेटल है तो जनरली उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर, अब इसका रीजन आउट हम लोग करते हैं, थोड़ा दिमाग खुद से भी रीजन आउट किया करो। रीजनिंग तुम्हें आना चाहिए क्योंकि तुम्हें उस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं ना, रीजनिंग वाले असर्शन बेस्ड, तो उसमें आपको रीजनिंग करना आना चाहिए और ये वाले चैप्टर से बहुत आ सकते हैं। तो मेल्टिंग एंड द ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ओके, एंड यू शुड रिमेंबर दैट द मेल्टिंग पॉइंट्स of transition metal increase to maximum and then decrease. तो मैं इसका ग्राफ दिखाऊंगी आपको, increase and then decrease as the atomic number increases. So you have to look at this graph. खैर ये तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ग्राफ, अगेन इन लोग ने ये वाला ग्राफ नहीं दिया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ नहीं दिया। खैर नहीं दिया तो नहीं दिया, हम लोग नोट से ही पढ़ते हैं। मैं रीजन यहीं पे बता देती हूँ, लेकिन ग्राफ तो लोग माइंड में भी मेंटली भी प्रिपेयर कर सकते हैं ना कि सडनली मेल्टिंग पॉइंट ट्रांजिशन इंक्रीज टू मैक्सिमम एंड इंक्रीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज। जैसे अगर हम बात करें स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तब इंक्रीज होगा, लेकिन Mn से फिर जो
डिक्रीज होने लगेगा। एबनॉर्मली तुम नोटिस करोगे Mn और Tc दोनों का लो मेल्टिंग पॉइंट है। क्योंकि एबनॉर्मल क्यों? क्योंकि जनरली मेटल्स को तो भैया हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अगेन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को पढ़ो स्टूडेंट्स। अब रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। तो जब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा तो जनरली रीजन क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट का रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। तो वो टूट नहीं सकता है, तो कोई भी चीज टूटती नहीं, तो ज्यादा आग लगाओ, ज्यादा मेल्ट करो, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब तो मालूम है ना स्टूडेंट्स तुम लोगों को? वो भी नहीं मालूम? वो तो मालूम है, हाई होप सो। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो मैं भी डिस्क्राइब मतलब इसका रीजन है। आयनाइजेशन एंथैल्पी माने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल टू गेट फ्री एटम। फ्री एटम्स करने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। तो एक्सेप्शन तो याद ही रखिए। Mn एंड Tc D5 कॉन्फ़िगरेशन उसका रीजन है, उसका D5 कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अगर हम मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड और नो फील्ड ये हाईएस्टली स्टेबल होते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। तो हाफ फील्ड मतलब 1 2 3 4 5, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में 10 फुल फील्ड। तो फुल फील्ड कंडीशन जिंक का होगा, हाफ फील्ड कंडीशन Mn का होगा। Mn और Tc उसके जस्ट नीचे है। देखो नोटिस करो तुम लोग, देखो 21 से लेके 25 इलेक्ट्रॉन्स भरो तो इसमें D5 होगा, है ना? इसमें भी D5 होगा, और ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट लो है, एबनॉर्मली लो है, एक दूसरे के नीचे है। देखो लो, इस तरह याद रखिए, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट है, और लो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि लो पीक मेटेलिक बॉन्ड होगा, तभी इसीलिए लो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये रीजंस आप लोग को रीजंस है, शॉर्ट में लिखे हैं, बहुत लंबा चौड़ा लाइन नहीं लिखा है हमने, बहुत शॉर्ट में इसलिए लिखते हैं स्टूडेंट्स ताकि तुम लोगों को लर्न करने में आसानी होगा। तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर तुम्हें पूछा कि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक मतलब रीजन क्यों है इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो रीजन क्या दोगे? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। ओके, अगर Mn और Tc की बात करोगे तो क्या कहोगे? वीक मेटेलिक बॉन्ड। ओके, तो इनके दैट इज व्हाई दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन स्टूडेंट्स? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यानी कि एटम्स को अलग करने के लिए जो एनर्जी हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस, दिस इज नोन एज एंथैल्पी। यू शुड नो, वेयर शुड आई राइट? एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, ये तुम लोग ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। इसकी हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन होता है, यानी कि एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या बोला है मैंने स्टूडेंट? हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस। हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक, कोई भी मेटल लैटिस स्ट्रक्चर होता है ना, ये सब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मेटल लैटिस टू गेट फ्री एटम्स, टू गेट, जब मेटल लैटिस टूटेगा एटम्स फ्री हो जाएंगे और बस वो मेल्ट हो जाएगा। अरे बाबा, कोई चीज मेल्ट करना है तो बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना, एटम को हटाना पड़ेगा ना, टू गेट फ्री एटम। दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी मतलब हीट। तो हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस टू गेट फ्री व्हाट फ्री एटम्स, क्योंकि एटम की बात हो रही है। तो ये हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिख सकते हो। एंड व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? आई हैव एक्सप्लेन टू यू। दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू ऑल, बट यू शुड मतलब अपने माइंड में फील कर लो। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड, अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन, मैंने शॉर्ट में लिखा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि तुम देख सकते हो Mn एंड Tc में, तो हाफ फील्ड ये होता है। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा रहेंगे, स्ट्रॉन्गर इज द मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि वो बॉन्ड बनाने के लिए राजी है, स्टबन नहीं है। लेकिन जिंक और Mn और Tc, ये लोग का जिंक, Mn और Tc तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, वो भी स्टेबल स्टेट में, वो बॉन्ड बनाने के लिए राजी नहीं है। जिंक भी राजी नहीं है, उसका तो फुली फील्ड है, उसके पास तो जगह नहीं है। इसके पास Mn के पास जगह तो रहती है एक, लेकिन हाफ फील्ड एक स्टेबल स्टेट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये नॉलेज तुम लोग को होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन आउट यही करोगे तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर इज द मेटालिक बॉन्डिंग। ओके, यहाँ पे लिखा है ग्रेटर द नंबर ऑफ व्हाट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, stronger is the metallic bonding. See how I have made the notes. The statement I have made it into this type of highlighters. This is the way to make notes. Not this way, like ऐसे ऐसे लाइन है, वो अंडरस्टूड नहीं होता है।
So greater is the number of unpaired electrons, stronger is the metallic bonding, so that these elements have high melting point and boiling point. Therefore they have high melting and boiling point. तो melting point decreases after the middle, that is chromium के बाद Mn वगैरह से डिक्रीज होना शुरू होता है. उसके बाद मैंने क्या कहा था, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पेयरिंग शुरू होने लगती है ना 5 के बाद, पेयरिंग शुरू होना होता है कि इनिशियली बढ़ जाती है मेल्टिंग पॉइंट, जैसे पेयरिंग शुरू होते जाता है मेल्टिंग पॉइंट फिर डिक्रीज होने लगता है. तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, क्योंकि उतनी बॉन्डिंग ज्यादा होगी. और हाफ वाला तो एक्सेप्शन है, चलो ये वाले हाफ वाले हैं तो, लेकिन हाफ के बाद फिर पेयरिंग शुरू होना था Mn के बाद, तो फिर वो मेल्टिंग पॉइंट घटते जाता है, क्योंकि उतना वो फिर रेडी नहीं है. कॉन्सेप्ट समझो, वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं, मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती जाती है, समझे. सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग होना शुरू होता है 26 के बाद. तो टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए तो उसको बल्ब में यूज होता है. अब वाई टंगस्टन स्टूडेंट, तुम खुद लॉजिक लगाओ. मैंने कहा देखो यहाँ के बाद क्रोमियम के बाद क्या मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगती है. तो अगर हम नीचे जाए ट्रांजिशन सीरीज में, सबसे नीचे तो टंगस्टन है, तो टंगस्टन तो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. इसलिए तो टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं ना बल्ब में, इतना जला लो तब भी वो नहीं मेल्ट होता है, वरना जल जल के तो मेल्ट होके मेटल गिरना चाहिए. लेकिन उसके अंदर का जो फिलामेंट है बल्ब के अंदर, बल्ब देखा है, बल्ब भी बना के दिखाऊं क्या, ला के दिखाऊं, कोई बल्ब है तो मैं दिखा देती. खैर आगे बढ़े. तो यहाँ तक की समझ में आया. थर्ड वाला हमारा थर्ड है या फोर्थ है, शायद थर्ड पॉइंट है. नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पीज और एनर्जी. तो यहाँ पे ये नोट लिख लेना कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस आफ्टर क्रोमियम, ये Cr है, बिकॉज ऑफ हाई मतलब पेयरिंग, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने लगते हैं ना, और टंगस्टन इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. सो दिस आर द की नोट्स यू हैव टू राइट. नाउ इन सब के, क्योंकि मैं तब से बोली थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तुम नोटिस करो स्कैंडियम से मैंने जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है. तो आर्गन है, इनर 18 यहाँ हो गए, फिर तुम एस को भरोगे. क्या फोन है, देखो डी ऑर्बिटल पे नोटिस करो. तो देखो 3d 4s लिखते हैं ना, लेकिन तुम डी पे फोकस करो. डी पे 1 भरा, 2 भरा, 3 भरा, 4 भरा. यहाँ पे देखो, यहाँ से ये तो स्टेबल, ये तो बिल्कुल हमारा एक्सेप्शन है, फिर वीक है. फिर यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने लगते हैं ना, क्योंकि अगर 3d 6 बनाओगी तो कैसे बनाओगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे पेयरिंग शुरू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घटना शुरू होता है, पेयरिंग शुरू होता है. ठीक है, तो इन सब का आप लोग नोटिस करो कैसे लिखते हैं. ठीक है. और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इट इज, AS, एटॉमिक साइज. कुछ नहीं मालूम तुम्हें, जैसे जैसे साइज बढ़ती है आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. उसी तरह मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D और 5D सीरीज का भी किया है. 4D का भी नोटिस करो आप लोग, एस को भरना ही है पहले, फिर D1 D2 D3 D4, वही सिस्टम चलता है. ये तुम्हारा होमवर्क है और मैं चेक करूंगी कल. तुम लोगों को सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, निमोनिक्स लिखने हैं, और उसके 4D मतलब तुम्हें ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन जो कि F ब्लॉक एलिमेंट, सबकी तुम्हें क्या बना के लाना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आना. अच्छा, अब आगे बढ़े. ऑक्सीडेशन नंबर हमारा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी बता दी मैंने, नहीं आयनाइजेशन एंथैल्पी बची है. चलो आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ते हैं. सो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. एंथैल्पी का मतलब एनर्जी भी होता है. ठीक है. द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हें पता ही होना चाहिए कि हमेशा जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से कम होती है, सेकंड वाली ज्यादा होती है. 2 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है. एक कोई हाथ से चॉकलेट छीन के भाग सकता है, दूसरे वाले के लिए तुम चौकन्ना हो जाते. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिट लाई इन बिटवीन द वैल्यूज S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, उन्हीं की तरह होता है. ड्यू टू 2 अपोजिंग फोर्सेज, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट एंड इंक्रीजिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ओके. देयर इज स्लो इंक्रीज इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल और मूविंग इन द पीरियड. यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी द ग्राफ कि जैसे ही द फर्स्ट मतलब तुम देख सकते हो द वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट 4 3D ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज स्कैंडियम टू टिटेनियम. स्कैंडियम का यही है, स्कैंडियम से लेकर टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम नीचे जा रहा है ना. उसके बाद क्या
डिफर यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, स्लाइटली है। देखो ग्राफ बिल्कुल ऐसे एक जैसा, तो स्लाइटली फिर सडनली देखो बढ़ने लगता है। ओनली स्लाइटली फ्रॉम वन अनदर। सिमिलर वैल्यूज ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल का भी वही होता है, एंड कॉपर वही जाएगा। तो जैसे तो मतलब यहाँ एक जैसा है, यहाँ बढ़ गया, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल का एक जैसा है, समझे? तो ये वैल्यू बता रहे हैं दे आर फेयरली क्लोज टू वन अनदर, दे आर फेयरली क्लोज टू वन अनदर। ओके, सो दे आर फेयरली, ये और ये भी, दे आर फेयरली क्लोज। रीड द ग्राफ, ग्राफ रीड करने आएगा। क्लोज टू, यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू वन अनदर, दे आर फेयरली क्लोज टू वन अनदर। ओके, हियर एंड देयर डिफर, दे स्लाइटली डिफर, ओके, ज्यादा नहीं। ओके, बट दिस वैल्यू ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी इज कंसिडरेबली हायर। तुम नोटिस करोगी जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी जो है एकदम ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत देनी पड़ेगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि उन लोग फुल फील्ड ऑर्बिटल, ना लॉजिक है ना। सो इन जनरल सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। तो सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा बढ़ती है वैसे भी। So for example, if there is a fall in the second ionization enthalpy from chromium to manganese, अगर chromium to manganese अगर fall है from copper to zinc, they require stable configuration after the removal of the first electron. How does this make sense? क्योंकि जब तुम अगर chromium to manganese, मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम नोटिस करो chromium to manganese, तुम ये देखो 3D है, हाफ फील्ड, मतलब अभी पैड नहीं हुआ है, धीरे धीरे पेयरिंग शुरू होगी। तुम आयन को देख लो, 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगी तो वो हाफ फील्ड स्टेट में आएगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो Fe+ हो जाएगा। तो इसका जो एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी Fe से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि Fe जो पहला था वो 3D6 था, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन उसको ना देना ना लेना, क्योंकि ये 3D5 बन जाएगा ना 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। समझे? या कॉन्सेप्ट समझो इस तरह, ठीक है? तो सेकंड आयनाइजेशन और थर्ड आयनाइजेशन फर्स्ट से ज्यादा होता है। तो थर्ड आयनाइजेशन ऑफ Mn इज हाई, तो डिपेंड है किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि Mn के केस में थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। देखो ऐसा नहीं होता, थर्ड क्यों, पहले S से इलेक्ट्रॉन निकलता है, हमेशा D से पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, S से निकलेगा। 2 इसके निकल गए, है ना? तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि 5 है, DD5। तो इसका तो हर किसी का एक जैसा नहीं है। जैसे इसका जो है क्रोमियम का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, लेकिन इसका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि 2 इससे निकल जाएंगे, तीसरा इससे निकालना पापड़ बेलने के बराबर। 3D5 है ना, हाफ फील्ड स्टेट फुल फील्ड के बराबर ही होता है, स्टेबल होता है। समझी तुम? अलग अलग क्यों है स्टेबिलिटी? तो थर्ड आयन ऑफ Mn इज हाई बिकॉज थर्ड इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द स्टेबल हाफ फील्ड 3D ऑर्बिटल। समझी? 3D5 से निकालना बड़े मुसीबत का होगा। और थर्ड आयनाइजेशन एम्पल किसका ज्यादा होगा? कॉपर, निकल एंड जिंक का वेरी हाई। तुम करके देख लो, देखो हर चीज स्टेटमेंट से पढ़ो नहीं, खुद भी करके देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, करके देखो। तो यहाँ पे ग्राफ भी है, ग्राफ भी रीड करना सीखो। तो द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ 5D एलिमेंट्स आर हायर एज कंपेयर टू दोज ऑफ 3D and 4D ड्यू टू वीक शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 5D एलिमेंट्स। ये स्टेटमेंट तब समझ में आएगा जब खुद आप लोग इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरोगे और चेक करोगे कि किसमें से कितना निकालने में कितनी ताकत लगेगी या नहीं लगेगी। समझे? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अच्छा टॉपिक है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट? कि कितने हाँ निकलते हैं, वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका तो बहुत ही लफड़ा है, इनके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। इतने सबसे ज्यादा जो वेराइटी ऑक्सीडेशन स्टेशन वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही है। ठीक है, तो यूनिक प्रॉपर्टी है ये इनका। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एनर्जी लेवल्स ऑफ 3D, 4D एंड 5D आर वेरी क्लोज टू दैट ऑफ 5s, 4s एंड 6s ऑर्बिटल्स, ओके, रिस्पेक्टिवली। Are you getting my point? Okay, you have to know this. Now, and therefore, in addition to ns electrons, variable n-1d. What is ns? ns will be ये ना ns, और ये होगा n-1. Okay, n-d 1 to 10. 1 to 10 के बीच में होता है ना, d को हम 1 to 10 फील करते हैं। ये लिखना आना चाहिए तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ये ns होगा, ns और n-d। ये तो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है डी ऑर्बिटल्स का। जल्दी बताइए, डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है?
n-1, आगे बताइए कहाँ n-1 क्या होता है? d होता है। n stands for what? outermost electron. so d 1 to 10 के बीच में होता है, और जो ns होता है 1 to 2 के बीच में ही होगा ना, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अब ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट का। किसका? डी ब्लॉक। ये तुम लोग को अभी माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि बातें यहाँ पे ऐसे होगी जैसे कि मैं ns इलेक्ट्रॉन बोली तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ns क्यों बोल रही है मैं। ओके, वेरिएबल n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स भी है और उसका भी वेरिएबल है। तो आर लॉस्ट ड्यू टू एग्जिबिट वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्या होता है? देखो, सिर्फ s ऑर्बिटल होता तो हमें टेंशन नहीं, 1 या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1A और 2 है, 1 या 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, अल्कली और अल्कलाइन। लेकिन इसमें क्यों वेरिएबिलिटी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे भी निकलते हैं, फिर जब इससे निकल गए, क्योंकि ये भी ऑटोमोस्ट शेल में आता है, फिर इससे भी निकलते हैं। अगर तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? अब जैसे इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 और 3 है ना, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, तीनों निकल भी सकते हैं। इसमें भी क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। उसी तरह इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कि 5 भी निकल सकते हैं, क्योंकि ये सब आउटरमोस्ट शेल की, ये सब आउटरमोस्ट, ये तो हमारा इनर बता रहा है आर्गन, है ना। ओके, मूविंग फर्दर। सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट समझे? इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं? जैसे कि मैंने कहा ना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, लेकिन कॉमन सबका क्या होगा? देखो ना, सब में 2 है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होने वाला है भैया? +2 तो सब में है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 तो होना ही होना है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद, हाँ, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन इट्स आउटर, जो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सेप्शन भी बताएंगे। पहले नॉर्मल सीख लो, एक्सेप्शन बताते हैं, ठीक है। तो इसका तब तुम्हें आएगा स्टूडेंट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सीखो, क्योंकि एक्सेप्शंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी है, ना कि उसमें। तो एक्सेप्शन तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये एक टेबल दिया है तुम्हारे बुक में, ये टेबल तुम लोग को बड़ा काम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब दिया है। जैसे यहाँ पे इसका दिया है स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। अब यहाँ पे तुम नोटिस करो, तुम्हें पता है स्कैंडियम का भी +2 है, लिखा नहीं उन्होंने, टिटेनियम का +2, मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन तो सबका +2 है, लेकिन स्कैंडियम में +3 भी जा सकता है, +3 तक जा सकता है, +2, लेकिन +3 तक जा सकता है। इसका मैक्सिमम कितना जा सकता है? इसका +3 +4 तक जा सकता है, इसका +4 5, मैंने बताया ना, डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक। इसका 6 तक जा सकता है, इसका 7। तो हाईएस्ट क्वेश्चन आएगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का, ये वो क्वेश्चन आएगा। तो Fe का +4, तो ये तुम लोग करके देख लो, टेबल बना लो, देखो किसने कितने अच्छे से टेबल बनाया। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक और मैं निमोनिक दे देती हूँ। किसका आगे तक जा सकता है? +7 क्यों? Mn का क्यों नहीं जा सकता है? देखो, तुम करके देख लो ना, फिल करके देख लो भाई। ये 5 है, ये 2 है, 2 गया, 2 + 5 कितना हुआ? 7 हुआ ना, 7 पूरे निकल सकते हैं ना, तो 7 + 7 स्टेट में हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, पूरा गया। तो जितना कोशिश हो सकता है उतना जा सकता है। खैर, हाँ, मैं ये बात पूछने जा रही थी, एक निमोनिक देने जा रही थी तुम लोग को, जो तुम्हारे स्कूल में भी नहीं देंगे, अभी मैं दे रही हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब तुम पढ़ोगे, पी ब्लॉक तुम्हारा कैंसर्ड है सिलेबस से, लेकिन अगर होता, तुम्हें पता है जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेबल, देखो लोअर एलिमेंट के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। तो लोअर एलिमेंट कौन से होंगे? जैसे स्कैंडियम, टिटेनियम है, उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इस केस में ऐसा वाइस वर्सा। इसका जैसे हायर एलिमेंट्स है, इसके हायर वाले एलिमेंट्स के लोअर वाले ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर मैं हायर एलिमेंट्स की बात करूं, इसका +2 ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू +, समझी? ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक में क्या है? हायर का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, लोअर का लोअर ऑक्सीडेशन, इसमें वाइस वर्सा। हायर एलिमेंट्स यहाँ पे हायर, तो तुम लोग को सबसे पहले हायर एलिमेंट्स पता होने चाहिए। हायर एलिमेंट्स के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, तो लोअर ऑक्सीडेशन +2 का स्टेबल होगा, और +2 ही स्टेबल है +3 से ज्यादा या +4 से ज्यादा। इस स्टेट में तो +4 में तो आयन बहुत ही कम ही दिखाई देता है, +2 में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तुम लोग नोटिस करो, कभी भी तुम लोग पढ़ोगे इक्वेशंस, +2 वाले पढ़ेंगे, +3 कभी कभी पढ़ोगे, और +4 तो पढ़ोगे ही नहीं, बहुत ही रेयरली होता है। तो यही है, और लोअर जो एलिमेंट्स होंगे उनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेबल होंगे, क्योंकि इसका हायर क्या है? स्कैंडियम का +3 है, वही स्टेबल है, इसीलिए इसका +2 +1 नहीं ले रहा है। समझिए, ये क्वेश्चन अभी किसी ने पूछा था, मैं तो +3 उसका सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो वही लेंगे, है ना? तो लॉजिक है। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ।
अभी तो मैंने एक ओवरव्यू दिया किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम इसको चलते हैं पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हुए। तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ने पे पहला पॉइंट हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ना है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज +2 एक्सेप्शन ऑफ स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का मैंने एक्सेप्शन बताया क्यों है, क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द NH2। ठीक है, ये तुम्हें एक्सेप्शंस यहीं से पता चलना है। जहां जहां एक्सेप्शन है स्टार मार्क करो या कुछ भी करो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा एक्सेप्शन। नॉर्मल ट्रेंड कोई नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, एक्सेप्शन। इसीलिए कहते हैं केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। नेक्स्ट, मोस्टली आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स में शेयरिंग होती नहीं, और +1 +2 तक इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है। उसके बाद 4, तुम्हें पता है ना जनरली 4 इलेक्ट्रॉन्स के बाद में तो फिर शेयरिंग होना शुरू करता है। तो आयोनिक बॉन्ड्स +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेंगे। जैसे आयन का +4 है तो इसीलिए तुम उसको आयोनिक बॉन्ड में नहीं देखोगी, उसको तुम देखोगी कोवलेंट बॉन्ड। ओके, द एलिमेंट शोइंग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर प्रेजेंट इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज, ऑब्वियसली है ना, मिडल ऑफ द सीरीज। जैसे कि Mn उसका +2 से +7 तक जाता है, वो मिडल ऑफ द सीरीज है ना। देखो Mn तो बीच में है ना, तो जितने बीच वाले मिडल ऑफ द सीरीज में उनके ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाते हैं। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +8 इज शोन बाय ऑस्मियम और रुथेनियम। Mn तो कॉमनली यूज हम करते हैं, लेकिन हाईएस्ट में तुम लोग वो लिख देना। द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स of transition elements is due to again why incompletely filled d orbital। इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं ना उनके d ऑर्बिटल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। d यहाँ पे एक ही भरा है, d में तो खाचे कितने हैं, 5, भर कितने सकते हैं, 10। 1 भरा है, 2 भरा है, 3 भरा है, 5 भरा है, 4 भरा, जो भी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब इनकम्प्लीट हो तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को जगह दे रहे हैं ना, आके तुम मेरे साथ मेटेलिक बॉन्ड बनाओ। कौन से बॉन्ड ज्यादा बनता है, मेटेलिक बॉन्ड। तो वेरियस, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। तो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज ड्यू टू द इनकम्प्लीटली फील्ड d ऑर्बिटल एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ यूनिटी इन देयर सक्सेसिव। हाँ, यूनिटी तो है नहीं, सबका अपना, सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। किसी का +3 है, किसी का +2 है, किसी का कोई कुछ वो नहीं है कि यूनिटी नहीं है। जैसे कि अगर तुम अल्कली मतलब S ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +1 अल्कली का है, +2 अल्कलाइन अर्थ का है। इसका कोई कॉमन नॉर्मल नहीं है, सब अपने रास्ते चल रहे हैं, वेरिएबल है। सो इन ग्रुप 6 एलिमेंट्स द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दिस आई हैव टोल्ड यू, आई हैव मेड अ साइन। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या कहा था, आर मोर स्टेबल देन अगर ऑफ द हायर एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मोलिब्डेनम टंगस्टन आर मोर स्टेबल देन क्रोमियम, क्योंकि वो लोग मोलिब्डेनम हम वो दूर है ना, ज्यादा है ना। तो दस क्रोमियम इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ये गिव रीजन के लिए आएगा, क्योंकि आगे हम रिएक्शंस करेंगे रिलेटेड टू क्रोमियम, तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिडिक मीडियम में ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, और एमओ मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर नॉट। इसीलिए हम जब रिएक्शंस करेंगे तो हम क्रोमियम को या डाइक्रोमेट को यूज करके रिएक्शन करते हैं, ना कि हम मोलिब्डेनम या टंगस्टन को रिएक्शन में यूज नहीं करते हैं। तो द नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि किस सॉल्वेंट में हम उसको रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्वेंट किस सॉल्वेंट में डाल रहे हैं वो अफेक्ट करता है। Cu+ इज अनस्टेबल इन वाटर, याद रखना, Cu+ इज अनस्टेबल इन वाटर बट Cu2+ इज स्टेबल इन वाटर। मैंने कहा ना अलग अलग, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगेन Fe2+ इज अनस्टेबल इन एरेटेड वाटर जिसमें ऑक्सीजन हो। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 rather than Cu+ इज ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पे डिपेंड करता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से Cu क्या है, अनस्टेबल। Cu+ वाला जो आयोनिक फॉर्म है वो अनस्टेबल इन वाटर है, और Cu2+ इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो रीजन तुम्हें हाइड्रेशन एंथैल्पी देना पड़ेगा। ठीक है, देन Cu+ विच इज मोर देन कंपेंसेट द सेकंड। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ये तुम्हारा अगर नहीं आता है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर देख लो और पीरियोडिक टेबल चैप्टर देख लो 11th स्टैंडर्ड का, तो तुम्हें वहां सब के आंसर मिल जाएंगे। उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। The relative stabilities of a particular element in different oxidation states can also be known for the standard electrode potential. Now ये standard electron potentials क्या है स्टूडेंट्स? E0 है ना। तो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो ये वैल्यूज हमें लर्न करने की जरूरत नहीं होती है,
ये जैसे कि तैसे दिया गया होता है, बस तुम्हें उसको कंपेयर करना आना चाहिए कि ई डॉट या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका Cu प्लस का 0.52 है ना, और Cu2 प्लस का 0.3 है। तो जिसका Cu प्लस, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट Cu2 प्लस, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पे हम क्या चीज कंक्लूड करते हैं कि Cu प्लस इज मोर स्टेबल Then C2. and easily reduced. Is reduced more easily. No, sorry. This is easy, not stable and easily reduced. जो स्टेबल नहीं होता वही तो रिड्यूस होता है ना भाई साहब। जो स्टेबल होगा वो पार्टिसिपेट करेगा ही क्यों रिएक्शन में, इजीली रिड्यूस। तो तुम्हें नॉलेज क्या होनी चाहिए कि Cu प्लस की क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये पता होना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी चीजें। किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, Cu। और रिड्यूस कौन इजीली हो रहा है, Cu कंपेयर टू Cu2 प्लस। तो Cu प्लस की पल्ला भारी है, वो इजीली रिड्यूस होता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu प्लस 2 से ज्यादा है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इज, एंड स्टेबिलिटी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो रिड्यूस नहीं होगा, जो कम स्टेबल होगा वो reduce हो जाएगा। समझे, क्योंकि Cu प्लस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी कम है तो इजीली रिड्यूस होगा, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है तो वो रिड्यूस होने के लिए रेडी है। चलो चलो भैया चलो। जो इंसान जिसने बिन पेंटिंग का लोटा, जब इसका खुद के कोई विचार नहीं होते, वो इजीली इधर उधर डगमगाते हैं, है ना। नहीं, आगे और पढ़ेंगे। और हम ये टेबल भी दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया सारे टेबल, Cu plus और Cu2 प्लस का दिया गया। Cu is reduced more easily. या Cu प्लस इज रिड्यूस मोर इजीली, Cu3 plus उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर टू ज्यादा। Cu3 प्लस सबका ऑक्सीडेशन से +3 +4 ज्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ चल जाता है। मेरी बहन, तुम +7 कह दो उसको, ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ भी कह दो। द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, नेम द 3 मोस्ट। सो वी वर डूइंग इन द लास्ट लेक्चर, हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट oxidation states. We had almost completed, but 2 points were remaining, and the 2 points were the compounds of metals with highly electronegative elements. Which are the highly electronegative elements in the entire phone? phone बनेगा डॉन, क्या फोन बनेगा, ये याद रखना बच्चों को, मैं निमोनिक दे देती हूँ। फोन बनेगा डॉन, तो फोन है तो FO इन्होंने लिया है, दे एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब एक छोटा छोटा नोट्स बना के रखो। इन गोइंग डाउन अ सब ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। मैंने कहा था ना, डाउन द ग्रुप जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ज्यादा होगा और वो ज्यादा स्टेबल होगा, while that of lower oxidation state decreases। ठीक है, तो low oxidation states are found when a complex compound has ligands capable of pi acceptor। अगेन डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही आपको पता है क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, क्यों? क्योंकि एमटीडी ऑर्बिटल्स हैं। तो जब जगह होगी तभी तो लिगेंड, आने वाला लिगेंड आके जगह ले लेगा, तो लिगेंड उसकी जगह लेगा। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स हैज लिगेंड्स कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्ट अ कैरेक्टर। इसको देखो स्टूडेंट, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना, निकल और सीओ यहाँ पे उसका लिगेंड है, और एफई के केस में सीओ भी 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, डिपेंडिंग अपॉन डी ऑर्बिटल कितनी जगह देता है। यहाँ पे 4 जगह दे रहा है तो सीओ कितने लिगेंड को एक्सेप्ट करेगा? 4। 5 अगर डी ऑर्बिटल में जगह है तो 5 आके जगह लेगा। तो डिपेंडिंग एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड आयन इज 0। नाउ क्योंकि नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कलर्ड आयंस। इसमें ट्रांजिशन सीरीज ही इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। एक्सेप्शन ऑफ, जल्दी बताओ, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, they are not transition elements. You will get a question because their d orbitals are fully filled. लेकिन बाकी लोग में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, और जंप करना, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर को जंप करता है ना, इलेक्ट्रॉन जंप किया लेकिन वो वापस नीचे को आएगा ना। कोई भी ऑर्बिट्स है
ऑर्बिट से, ऑर्बिट यहाँ से इलेक्ट्रॉन, देखो ये गौर से देखो स्टूडेंट, ये मैं बहुत बार बताती हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया ऊपर के ऑर्बिटल में, है ना, जंप किया, और नीचे जब वो आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है, वही कलर है, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो जो पेंसिल ऊपर है, ऊपर से नीचे आएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो नीचे आने में वो रेडिएशन एमिट करेगा और वही कलर देगा कंपाउंड को, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड कंपाउंड विद एक्सेप्शंस अगेन. सो हियर आई हैव नोटेड द की पॉइंट्स विद एक्सेप्शंस. वी कैन मूव फर्दर. नो आई हैव माय ओन नोट्स. तो कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही नहीं, कलर्ड आयंस की बात हो रही है ना. कलर्ड आयंस यहीं से पढ़ लेते हैं हम लोग. कलर्ड आयंस मेरे पास नहीं है शायद. ओके फाइन. सो हियर देयर इज अ डायग्रामेटिक फॉर्म ओवर हियर. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हें पता है ना, तुम लोग ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा है, तुमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे जंप करते हैं, टीजी T2G सब EG PG, याद है? हाँ याद है ना. तो जब वो जाते हैं तो ऑब्वियसली जब वो वापस आएगा दे एब्जॉर्ब अ सर्टन वेवलेंथ ऑफ, है ना, लाइट. yes, and they give them the particular color. So most of the transition metal compounds either in solid form or in solution form are colored, unlike the S and P block element. S and P block element में ये कहानी नहीं होती है, इसीलिए D block elements को ही transition elements कहते हैं. The color of the compounds of the transition metal is due to the presence of, reason क्या दोगे तुम लोग, colored क्यों है? Due to the presence of incomplete D subshell. When the anions or ligands approach the transition metal ions, their d orbitals split into different energy. वही वाला जो एक ऑर्बिटल के पास कभी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उसको स्प्लिट करती है, और वो T2G और EG में हम लोग करते हैं नहीं ये स्प्लिटिंग. इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर देखना पड़ेगा, अब वो मैं पूरा करके दिखाऊंगी नहीं. So when the anions or ligands approach the nearing transition metal, the d orbitals split into, जैसे ये d orbitals में कितने होते हैं, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, 5 होते हैं, 3 4 5. तो ये स्प्लिट होता है, 3 नीचे हो सकते हैं और 2 ऊपर ऐसे, इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग. तो वो स्प्लिट होता है और स्प्लिट into different energy level known as the what, CFS. भूल गए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSC भी बोल सकते. So in case of transition metal ions, the electrons can be easily promoted from lower energy level to higher energy, depending upon the pairing energy again. Pairing energy ये भी याद रखना है तुम्हें. Within the same deep subshell, मतलब यहीं से तुम इधर भी इलेक्ट्रॉन भर सकती हो, ऊपर भी, है ना, by absorbing the light of a particular wavelength in the region of visible length. Now again, the appear color due to emission of the remainder as colored light. The observed color of the substance is always complementary color. इसके लिए तुम्हें complementary वाला सर्कल याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कलर किसका complementary है ना. तो complementary colors का, so you can see students, हाँ, any diagram you can see तुम्हारे complementary में तो उसका opposite वाला, जैसे red अगर absorb कर लिया उसने light तो वो कैन, ये सही नहीं है, कौन सा दूसरा सिंपल वाला देखो, ये वाला सही है, ये वाला सही है, अभी जो मैंने बताया था ये वाला सही है. देखो रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन शो करेगा, ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज शो करेगा, वायलेट एब्जॉर्ब करेगा तो येलो शो करेगा. तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर. समझ में आया? तो उसके जो ऑपोजिट वाले है ना, तो ये आप लोग को टेबल आना चाहिए, मतलब कौन सा कलर एब्जॉर्ब करने से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो. द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज डिपेंडेंट अपॉन द एनर्जी ऑफ द ऑब्वियसली 2D लेवल. ये जो D लेवल में जो स्प्लिटिंग हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है. Thus this in turn depends on the nature of the ligand, क्योंकि कुछ लिगेंड्स EG को ऊपर करते हैं, कुछ T2G के ऊपर करते हैं. तो अगेन एनर्जी. तो अगर आप लोग को स्टूडेंट्स लिगेंड के बारे में नहीं पता, कुछ भी कहानी, पहले कहानी पढ़ के आओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के आओ. एंड द टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल Cu2+ salts look blue ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड वेवलेंथ. अच्छा अभी तो हम लोगों ने रेड का तो एक मिनट ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर डिसाइड कर लो. तो रेड का ब्लू होगा, तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री देख लो, रेड का ब्लू होगा. उसके बाद में द कलर ऑब्जर्व ऑन सब्सटेंस ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री कलर द कलर विच इज ऑब्जर्व बाय द सब्सटेंस. द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल. ये मैंने कहा था, जैसे कॉपर का एग्जाम्पल दिया था, सॉल्ट लुक्स ब्लू ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड वेवलेंथ. ऑन एनहाइड्रस कोबाल्ट, एनहाइड्रस मतलब जिस कोबाल्ट में पानी ना हो, कंपाउंड्स एब्जॉर्ब रेड लाइट एंड अपीयर ब्लू. जो एब्जॉर्ब करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेंगे. So the transition metal ions having completely filled d orbital, उनका क्या, जिनके d orbitals completely filled है वो क्या करते हैं मैम,
जैसे 3D10 है, 4D10 है, 5D10 है। 3D10 किसका होता है? जिंक 2+ का, कैडमियम 2+ का 4D10 है जी। हाँ, तो इन टाइप के आयोन्स का आर कलरलेस। व्हाई इज जिंक, कैडमियम एंड Ag and Hg आर कलरलेस? बिकॉज they have completely filled d orbitals and their excitation doesn't happen. No excitation of the d orbital, no color, no, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कोई वेवलेंथ होगा ही नहीं। कोई भी वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो कोई कलर शो नहीं करेगा। सो द कलर में ऑल्सो अराइज बाय चार्ज ट्रांसफर। तो एक रीजन है इलेक्ट्रॉन का जंप होना, दूसरा है चार्ज का ट्रांसफर होना। जैसे कि MnO4- an electron is momentarily transferred from oxygen to the metal and oxygen changes from O2 to O-। इसका ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ये एक रीजन हो सकता है। एंड Mn7+ से कभी 6+ भी हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये एक रीजन हो सकता है। रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 1, ठीक है। गिव रीजन अगर आए तो दोनों रीजन लिख देना। अब नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्सेस? You know they form a coordination compound. Do you know d block element form coordination compound? They have tendencies to form coordination compound. है ना? Transition elements have the tendency to form coordination compound due to 3 reasons: small size of the metal, high nuclear charge, and availability of vacant d orbital. कोई भी क्वेश्चन गिव रीजन आए ना, vacant d orbital जरूर छाप देना उसमें, या तो फुल फील्ड या तो हाफ फील्ड, वो तुम डिसाइड करोगे। तो अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है तो माने कि अगर ये डी ऑर्बिटल वैकेंट है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन हो तो भी इनकमिंग क्या लिगेंड को वो एग्जैक्टली एक्सेप्ट करेगा ना, इनकमिंग लिगेंड को एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर, क्योंकि इनके लोन पेयर्स होते हैं लिगेंड्स के। और वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स क्या करेगा? एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रॉम द लिगेंड्स एंड दे फॉर्म व्हाट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू लर्न एंड दिस कॉम्प्लेक्सेस हैव कलर। नेक्स्ट इज द एलॉय फॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय फॉर्मेशन? एलॉय मतलब क्या होता है? व्हाट आर एलॉयज? टेल मी। एलॉयज आर होमोजीनियस, they are solid solutions of 2 or more metals. Homogeneous solid solutions of 2 or more what? 2 or more metals in which one metal are randomly distributed among the atoms of the other metal. मतलब एक मेटल है उसके ऊपर दूसरा मेटल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका मतलब क्या? दोनों मेटल मिक्स होने के बाद एक ही कलर दिखेंगे, ये नहीं कि अलग अलग कलर के दिखे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्टील के बर्तन, स्टील इज एन एलॉय ऑफ क्रोमियम, टिन एंड आयरन, है ना? इट इज एन एलॉय ऑफ दिस 3 थिंग। लेकिन क्या आयरन का कलर अलग दिख रहा है, उसका अलग नहीं ना? जब स्टील देखते हैं तो उसका एक अपना पर्टिकुलर कलर है, इसलिए तो एलॉय बोलते हैं उसको, है ना? ऐसे बहुत एलॉय बनते ही क्यों है, हम क्यों मिक्स करते हैं? ताकि उसमें मजबूती आए मेटल में। हम आयरन के बर्तन या उसका करोशन कोई प्रॉपर्टी होगा जो हमें नहीं चाहिए, अगर हम आयरन के बर्तन यूज करने लगे, यूज करके देखो एक दिन जंग खाएगा अगले दिन। इस वजह से हम एलॉयज बनाते हैं और अपने पर्सनल यूज के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है। तो अगर एलॉय की और बात करें हम, दे आर फॉर्म बाय मेटल्स एटॉमिक रेडिया डिफरेंट डिफर विद 15% ऑफ ईच अदर। ये जरूरी है, ड्यू टू विच जो सिमिलर इन साइज होते हैं एटम्स ऑफ वन मेटल कैन डिस्प्लेस द एटम्स ऑफ अदर मेटल्स इन क्रिस्टल लेटिस। तुम्हें पता है कि ये लेटाइस वाला स्ट्रक्चर जरूर होता है, एक दूसरे के अंदर फिट होना जरूरी है ना दोनों मेटल्स का, उस लेटिस में एक दूसरे से ज्वाइंट होने चाहिए, मेटेलिक बॉन्डिंग बननी चाहिए। इस वजह से एलॉयज आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई ना होता, तुम बर्तन चढ़ा दो, स्टील का बर्तन भगोना या कॉपर का, तो मेल्ट हो जाता। तो यहीं से लॉजिक लगाओ। इवन जो ड्यूरालुमिन है, जो एल्यूमिनियम का एलॉय बनता है, वो एरोप्लेन के इसमें यूज होता है, यानी कितना स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका, बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, है ना? तो यहाँ से तुम लोग एलॉय के बारे में कुछ कुछ पढ़ ही चुके हो। दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये एक अच्छा एक रीजन है जिसे मैंने बताया। एंड एग्जाम्पल फेरस के एलॉयज, आयरन के एलॉय बहुत बनते हैं, क्योंकि आयरन को हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज कोरोसिव इन नेचर and alloys are less corrosive in nature, in fact not corrosive at all in nature. Moving further is your magnetic properties. What are magnetic properties? What you know diamagnetic, paramagnetic. What do you mean by these two types of? वैसे तो पैरामैग्नेटिक के बारे में होता है। पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे, और डायमैग्नेटिक होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स को ना आए, क्योंकि वो फुल फील्ड होते हैं।
या हाफ फिल्ड होते हैं, इस वजह से, है ना। तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर व्हाट, पैरा की डाया, तुम अपने लॉजिक से बताओ, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये हाफ फील्ड, तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन लॉजिकली विल डेफिनेटली बी व्हाट, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स लिखा है, कंपाउंड लिखा है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, okay, which are attracted by the magnetic field, definitely which are attracted, paramagnetic का मतलब ही होता है attracted by the magnetic field, okay, it is due to the presence of unpaired, it is due to, लिखो, presence of unpaired electrons, ये बहुत main reason है, okay, in what, n-1d orbital, n-1d orbital, okay. The magnetic character is expressed in terms of magnetic moment. If you have not seen coordination compound chapter, उसमें मैंने magnetic moment के बारे में बताया था। magnetic moment को हम ऐसे म्यू लिखते हैं ना, म्यू, magnetic moment, इसका फॉर्मूला क्या है to find out? Root n plus. Where n stands for what? Number of electrons. Yeah, very good. n is the number of unpaired electrons. Where n is the number of unpaired electrons. What is the unit? B. Bohr momentum, bm. What is the unit? BM. bm. bm stands for Bohr बोर मोमेंटम, बोर ने बोला था ना, ओके, बोर मोमेंट, सॉरी मैग्नेटॉन्स, मोमेंटम नहीं, मैग्नेटॉन्स, बीएम लिख दो, ज्यादा झंझट मारी नहीं चाहिए, है, बीएम लिख दो, और फॉर्मूला तो आसान है भाई, जो जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन हो उसमें ये, क्योंकि ना ये एप्लीकेशन के लिए आएगा, एक क्वेश्चन तो भले वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हो, भले वो यहाँ से हो, एक क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने आएगा, तुम्हें बस कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन को गिनना है और इसमें डालना है और आंसर फाइंड आउट करना है। रूट तो बेसिक मैथ तो आती है ना, रूट तो फाइंड आउट कर लेना है ना, और जो रूट में आंसर है, जिसका रूट नहीं निकल रहा उसका ऐसे ही छोड़ देना। कैलकुलेटर अलाउड है, हाँ, तो कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी, यू कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ, दैट इज योर नथिंग बट कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, इट्स अ नाइस थिंग। देखो, तुमने सुना ही होगा कि कितने सारे हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा है, अमोनिया, उन सब में जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया बनाने हेबर्स प्रोसेस से बना रहे हैं, वहां पे तुम कौन सा, वेनेडियम पेंटॉक्साइड हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज होते हैं। हम Fe यूज करते हैं, और मोलिबिडियम इज यूज एज अ प्रोमोटर इन व्हाट, Fe इज यूज एज कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। सो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, D block elements are good adsorbents. I'll tell you the reason. One reason is they have variable oxidation states. One reason. Next is the large surface area which helps in absorbing what? Hydrogen. Adsorption मतलब absorption and adsorption is different. Absorption मतलब अंदर तक जाता है. Absorption मतलब H जो होता है इन जैसे पैलेडियम वगैरह के सरफेस पे ही लटका रहता है। तो अगर तुम्हें अल्कीन्स, अगर तुम्हें कोई रिएक्शन करना है जिसमें H चाहिए तुम्हें, तुम ये वाला कैटलिस्ट यूज कर लो, ये तुम्हें H प्रोवाइड कर देगा। डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे पैलेडियम वगैरह यूज होता है H प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो रीजन तुम्हें पता होना चाहिए, इट हैज लार्ज सरफेस एरिया, तो एड्सॉर्बेंट वाला प्रॉपर्टी है। अवेलेबिलिटी फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट n-d ऑर्बिटल्स, दिस इज अनदर रीजन। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एट द कंपाउंड्स आर, सबसे पहला रीजन क्या है, क्या कहा था मैंने, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ n-1d ऑर्बिटल्स, वो तो मैंने बताया था। अगर वैकेंट है तो डेफिनेटली दे कैन व्हाट, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, n-d अपना एक्सेप्ट करेगा टू फॉर्म व्हाट, फ्रॉम द रिएक्टेंट एटम जो आ रहा है उससे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा एंड फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड्स व्हिच प्रोवाइड लो एनर्जी पाथ फॉर द रिएक्शन। नेक्स्ट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कॉन्टेक्ट प्रोसेस का, जहाँ पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के मिल के साथ VTO4 और SO3 बनाया है, जो कि फर्दर प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में हेल्प होता है। हेबर प्रोसेस में भी यहाँ पे हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं आयन को और मोलिबिडियम को प्रोमोटर की तरह, जो कि दोनों एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। N2 plus H2 gives us ammonia with the help of Fe and M. So here you get the concept of what?
ओके स्टूडेंट्स, वो जो तुमको मैंने दिखाया था ना कलर्ड आयंस का, उसमें यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है क्या, चार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो ब्लू का ऑरेंज दिया है, रेड का ग्रीन दिया है, लेकिन रेड कभी कभी ब्लू भी बना देता है, ठीक है। वी का येलो, तो तुम लोग कुछ निमोनिक बना के याद कर लो, यू टेंड टू फॉरगेट दिस, ठीक है। तो मैं ठीक है, ये चीज क्लियर करना था, क्योंकि सही कहीं भी नहीं बना, क्योंकि उन्होंने कहा ब्लू को ऑब्जर्व, रेड को ऑब्जर्व करके ब्लू शो करता है, ब्लू को ऑब्जर्व करके रेड को शो करता है, वो याद रखिए फिर आप लोग। तो यहाँ पे आपका एक पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट होता है, क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन द नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट लेक्चर सॉरी, we will complete F block elements and also we will discuss about the properties of potassium permanganate, that is उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और पोटेशियम परमैंगनेट का क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, ओके, एंड यूजेस एंड स्ट्रक्चर। ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो थोड़ा सा तुम लोग ना रीडिंग करके आना, तो टुमारो विल डू इट। एक्सट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये भी याद रखना है आपको। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आएगा एग्जाम में, ये बहुत आता है, तो इसको पढ़ लेना। देन वी विल, आफ्टर दैट वी विल मूव टू स्टडी ऑफ द इनर ट्रांजिशन और एफ ब्लॉक एलिमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक यू।